महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। विषय हिंदी, कक्षा ए में द्वितीय सेमेस्टर। पत्र का शीर्षक साहित्य सिद्धांत पाश्चात्य। उपविषय सिद्धांत और वाद, बिंब प्रतीक और हिंदी कविता। प्रोफेसर निरंजन कुमार सहाय, मानविकी संकाय। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कविता की दुनिया में प्रवेश करते हैं तब कुछ बातें साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए। जैसे पुरानी कविता के पाठ और उनके अर्थ ग्रहण की क्या प्रक्रिया हो सकती है, और नई कविता यानी आधुनिक युग की कविता के पाठ और व्याख्या की क्या प्रक्रिया हो सकती है। पुरानी कविता की व्याख्या और अर्थ ग्रहण के लिए जो दो उपकरण हमारी सबसे ज़्यादा सहायता करते थे, उन्हें हम छंद और अलंकार के नाम से जानते हैं। ठीक उसी तरह आज के दौर की कविता को समझने के लिए और उनकी व्याख्या करने के लिए आज का अर्थ यहाँ पर आधुनिक कविता है। आधुनिक कविता के अर्थ को समझने के लिए और उसकी व्याख्या करने के लिए जो दो महत्वपूर्ण उपकरण हैं, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वे बिंब और प्रतीक हैं। बिंब और प्रतीक की जब अवधारणा आई आधुनिक काल में, तब इन उपकरणों के आधार पर पुरानी कविताओं तक पहुंचने के भी प्रयास हुए और पुरानी कविताओं में भी मौजूदा दौर के हिसाब से नए अर्थों की संरचना की संभावनाएं नज़र आने लगीं। आज हम लोग बिंब और प्रतीक के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बिंब के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। मौजूदा दौर में बिंब शब्द बेहद व्यापक अर्थ रखता है। इसका अध्ययन, इसके बारे में जानना दोनों ही रूप से महत्वपूर्ण है। साहित्य और मनोविज्ञान, इन दोनों अनुशासनों के लिए यह आवश्यक है कि हम बिंब के माध्यम से उनके बहुत सारे अनसुलझे पहलुओं का उद्घाटन करें। मनोविज्ञान में इसका अर्थ होता है एक स्मृतिबोध या अतीत की एक संवेदनात्मक अनुभूति, या यूं कहें कि अवचेतन के भीतर से मानसिक धरातल पर कल्पना शक्ति का एक विशिष्ट प्रकाशन। कविता के अर्थ में जब हम बिंब का प्रयोग करते हैं तब उसका अर्थ अलग होता है। आधुनिक काल के नई कविता के एक बड़े कवि प्रोफेसर केदारनाथ सिंह ने लिखा है अपनी किताब आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान में कि काव्यगत बिंब का आधार भी मानसिक बिंब ही होता है, पर दोनों के दृष्टिकोण में एक अंतर है। कौन दोनों दृष्टिकोण? यानी मनोविज्ञान की दुनिया में बिंब और साहित्य की दुनिया में बिंब, दोनों के दृष्टिकोण में एक अंतर होता है। मनोविज्ञान उस बिंब का अध्ययन करता है जो मनोगत होता है, जबकि साहित्य में हम उस बिंब की चर्चा करते हैं जो कवि के मन से निकल कर भाषा के कलात्मक ढांचे में एक निश्चित रूप ग्रहण कर चुका होता है। अतः कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान केवल निष्क्रिय बिंब विधान का अध्ययन करता है, उसके पीछे कोई सृजन की प्रेरणा नहीं होती, परंतु साहित्य में हम बिंब के प्रत्यक्ष और रचनात्मक रूप की विवेचना करते हैं। हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि बिंब आखिर है क्या। बिंब अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग होता है इमेज, उसी का हिंदी रूपांतरण है। जैसा कि पहले हम लोग समझ चुके हैं कि आज की कविता में इस शब्द का प्रयोग या इस उपकरण का प्रयोग कविता की व्याख्या और उसके अर्थबोध के लिए प्रायः किया जाता है। ठीक उसी तरह आज की आलोचना में भी इस शब्द का बहुत प्रयोग किया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे साहित्य के विद्यार्थियों के लिए यह एक अबूझ पहेली की तरह है। पश्चिम के विद्वान लेविस ने बिंब को शब्द निर्मित चित्र माना है। उनका मानना है कि अनेक बिंबों द्वारा निर्मित कविता तो अपने आप में बिंब है ही, इसकी परिभाषाएं भी एक नहीं अनेक हैं। रेने वेलक की एक किताब है जिसे उन्होंने ऑस्टिन वायरन के साथ लिखा है। उस किताब का नाम है साहित्य सिद्धांत।
स्पर्जियन शेक्सपियर इमेजिनरी पर बातचीत वे कर रहे हैं और उस किताब में वो कहते हैं कि यह इंद्रिय माध्यम द्वारा आध्यात्मिक अथवा बौद्धिक सत्यों तक पहुंचने का मार्ग है। बिंब किसी अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्निर्मिति है। बिंब पदार्थों की आंतरिक सादृश्य की अभिव्यक्ति है। इतनी सारी जो परिभाषाएं दी गई हैं उनके माध्यम से हम एक समझ तो बना सकते हैं कि बिंब को किस रूप में ग्रहण करना चाहिए, लेकिन और भी व्यापक रूप से बिंब को समझने की ज़रूरत है। इस दिशा में फिर हमारी सहायता प्रोफेसर केदारनाथ सिंह कर सकते हैं, जो उनकी किताब आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान है। केदार जी ने लिखा है कि आधुनिक समीक्षा में काव्यात्मक बिंब के संबंध में जो व्याख्याएं दी जाती हैं उनके आधार पर हम बिंब को इतने रूपों में देख सकते हैं। पहला, बिंब एक प्रकार का शब्द चित्र है। दूसरा, बिंब वस्तुओं के आंतरिक सादृश्य का प्रत्यक्षीकरण है। तीसरा, बिंब इंद्रिक माध्यम के द्वारा आध्यात्मिक अथवा तार्किक सत्यों तक पहुंचने का एक मार्ग है। और चौथा, बिंब एक अमूर्त विचार अथवा भावना की पुनर्रचना है। ठीक उसी तरह बिंब दो विरोधी संवेदनाओं अथवा अनुभूतियों का आंतरिक तनाव, जिसे पश्चिमी टेंशन कहते हैं, तो वह आंतरिक तनाव भी है, दो विरोधी संवेदनाओं अथवा अनुभूतियों का। अब हम यह समझने की कोशिश करें कि बिंब को समझने की जो दिशा शुरू हुई है उसमें पश्चिम के विचारों की क्या भूमिका है, क्योंकि आधुनिक काल की कविता को समझने के लिए पश्चिम के काव्यशास्त्र ने बहुत सारी बातों पर विचार किया। बिंब भी उस दिशा में एक माध्यम है। सन 1908 में हुलमे और फ्लिंट ने बिंबवाद पर एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द नाम की किताब में लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को ही इसका प्रवर्तक माना है। 1912 से 17 तक लंदन और अमेरिका में बिंबवाद का एक आंदोलन ही चल पड़ा। इसके अगुआ थे एजरा पाउंड। इस आंदोलन में ड्रेलियट्स, D.H. लॉरेंस, लोवेल, कैरोल विलियम्स, रिचर्ड एलिंगटन आदि भी शामिल थे। अब हम यह समझने का प्रयास करें कि हिंदी में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग एक उपकरण के माध्यम से, कविता को समझने के लिए एक उपकरण के माध्यम के रूप में किसने किया। हिंदी आलोचना की दुनिया में हम जाते हैं और पड़ताल करते हैं, तब पाते हैं कि बिंब शब्द का सबसे पहला प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने 1915 में लिखे एक निबंध भाव या मनोविकार में किया। उन्होंने कुछ और निबंधों में इस प्रत्यय को अपने ढंग से पद्धतिबद्ध करने की सार्थक कोशिश की है। आचार्य शुक्ल ने बिंब का इतना सटीक और बौद्धिक निरूपण किया है कि उसे जब हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तब जाकर बिंब संबंधी हमारी समझ बिल्कुल साफ हो जाती है। बल्कि यह कहना अतिवादी वक्तव्य नहीं होगा कि जहाँ पश्चिम के आलोचकों ने इस शब्द को सुलझाने की बजाय अनेक जगहों पर उलझा दिया है, आचार्य शुक्ल ने इसे स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है और बिंब के प्रति हिंदी में समझ एकदम साफ करने का प्रयास उनकी विवेचनाओं और व्याख्याओं में नज़र आता है। शुक्ल जी के अनुसार बिंब योजना विभाव के अंतर्गत होती है। अब इसे समझने के लिए यह जान लीजिए कि विभाव क्या है। आप सभी जानते हैं कि भाव के जो कारण होते हैं उसे विभाव कहते हैं। हम एक बार फिर लौटें शुक्ल जी की धारणा की ओर। शुक्ल जी कह रहे हैं बिंब योजना विभाव के अंतर्गत होती है। चित्रण उसका मुख्य धर्म है। इसकी दूसरी विशेषता है संश्लिष्ट रूप विधान। बिंब व्यक्ति या विशेष का होगा,
सामान्य या जाति का नहीं। शुक्ल जी आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कविता में बिंब ग्रहण होता है, अर्थ ग्रहण नहीं। उन्होंने लिखा है काव्य का काम कल्पना में बिंब यानी इमेज या मूर्त भावना उपस्थित करना है, बुद्धि के सामने कोई विचार या कॉन्सेप्ट लाना नहीं। ध्यान दीजिए, आचार्य शुक्ल यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि कविता का काम इमेज पैदा करना है, बिंब पैदा करना है, यानी मूर्त भावना में अपनी जो बात है कविता को प्रकट करना है, न कि विचार के आकर्षण में बंद कर वह मूर्त भावना की उपेक्षा करे। यानी कोई कविता कितनी महत्वपूर्ण है यह इससे तय नहीं होगा कि उसमें विचारों की प्रखरता किस आवेग से संगठित है या प्रकट है, बल्कि इस बात से तय होगा कि उसमें मूर्त भावना किस रूप में उपस्थित है, वह मूर्त भावना जो भावना और संवेदना के रास्ते गुजरकर हमारे सामने आती है। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द में कि यदि बिंब की कोई परिभाषा बनानी हो तो उसे यूं प्रस्तुत किया जा सकता है, किसी भाव, विचार, वस्तु, घटना आदि का इंद्रिय संवेद्य काल्पनिक शब्दबद्ध सम्मूर्तन काव्य बिंब है। बिंब का इंद्रिय संवेद्य होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में उसका रचनात्मक होना संभव नहीं है। काव्य बिंबों में रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वाद के बिंब समाहित हैं। इन्हीं आधारों पर विभिन्न प्रकार के बिंबों का निर्माण किया जाता है। बिंबों की इतनी विविधता साहित्य की किसी अन्य विधा अथवा कला के किसी अन्य रूप में नहीं मिलता है। हम ध्यान से देखें तो अलंकारों के द्वारा भी बिंब को समझने में हमारी सहायता मिलती है। सादृश्य मूलक अलंकारों में भी बिंबों का प्रवेश होता रहता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों में। इन अलंकारों के दो पक्ष होते हैं, आप सभी जानते ही हैं, प्रस्तुत पक्ष और अप्रस्तुत पक्ष। इन दोनों के बीच एक प्रकार का सादृश्य या बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है, लेकिन बिंब विसादृश्य के आधार पर निर्मित होता है। जब लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति की बात करते हैं तब भी हम पाते हैं कि वहाँ भी बिंब निर्माण की एक प्रक्रिया दिखाई पड़ती है, लेकिन बिंब में जो विस्तार और विविधता होती है वह न सादृश्य मूलक अलंकारों में है और न ही लक्षणा व्यंजना में। यानी एक बहुत छोटा सा तत्व हमें वहाँ दिखाई पड़ सकता है बिंब से संबंधित, लेकिन बिंब की व्यापकता उन अलंकारों से कहीं ज़्यादा है। बिंब निर्माण की प्रक्रिया को भी शुक्ल जी ने स्पष्ट किया है और वे कहते हैं कि यह जो प्रक्रिया है यह रूप विधान है। रूप विधान के 3 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष रूप विधान, स्मृति रूप विधान और कल्पित रूप विधान। कल्पित रूप विधान ही काव्य प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, लेकिन पहले दोनों रूप विधान इसके कारण है। स्पष्ट है कि बिंब का संबंध केवल नवीन संवेद्य अर्थवत्ता से न होकर पूरी काव्य संरचना से होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बिंब शब्दों में भी हो सकता है, बिंब वाक्य में भी हो सकता है और साथ ही बिंब पूरी की पूरी कविता में भी हो सकता है। अब हम यह समझने का प्रयास करें कि बिंब के द्वारा कविता को किस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है। इसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम यह समझ लें कि जो बिंब निर्माण की प्रक्रिया है उसमें किस तरह से जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनके आधार पर रूप, गंध, स्पर्श आदि के आधार पर हम किस तरह से एक तादात्म्यकरण स्थापित करते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। सबसे पहले किस तरह से शब्दों या पंक्तियों में बिंब होता है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पूरी कविता में भी बिंब दिखाई पड़ सकता है। सबसे पहले हम इस उदाहरण के रूप में भवानी प्रसाद मिश्र की कविता देखें। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता का
अंश है, फूल लाया हूँ कमल के, फूल लाया हूँ कमल के, क्या करूँ इनका, पसारे आप आंचल छोड़ दूँ, हो जाए जी हल्का। अब हम समझने का प्रयास करें कि बिंब ने यहाँ क्या कमाल किया। कमल के फूल का यहाँ कोई स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिखाई पड़ता है। कथन में स्पष्टता ज़रूर है, लेकिन साथ ही अनुभूति में एक ऐसी तीव्रता है जो पाठक के मन में कमल के फूल की सारी विशिष्टता अनायास जगा देती है। ऐसा इसलिए होता है कि कमल के फूल के पीछे एक धुंधली सी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि है, जिसका बोध क्या करूं इनका इस प्रश्नात्मक पंक्ति को पढ़ने के बाद होता है। इस प्रकार यह सहज और सीधा सादा सा दिखने वाला बिंब अपने साथ एक संपूर्ण नाटकीय परिवेश लिए हुए है, यानी बिंब के द्वारा एक पूरा परिदृश्य उभर जाता है। और जैसा कि इस बातचीत के आरंभ में कहा गया कि बिंब शब्द निर्मित चित्र है, अब हम लोग साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं कि कमल के द्वारा और क्या करूं इनका, इन दोनों पंक्तियों के द्वारा किस तरह से एक पूरा दृश्यात्मक चित्र उभर कर आता है। एक दूसरी कविता हम लोग देखें, संध्या सुंदरी कविता निराला की अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। निराला संध्या सुंदरी कविता में कहते हैं, अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुनझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, व्योम मंडली में जगती तल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है कुछ नहीं। अब आप पूरी कविता को पढ़ जाइए और आपके भीतर यह भाव दिखाई पड़ेगा कि कवि के भीतर एक निश्चित केंद्रीभूत संवेदना है, जहाँ तक पाठकों को ले जाने के लिए बिंबों का एक संपूर्ण संगठन तैयार किया गया है। कविता खत्म होने के बाद सारी उपमाएं और चित्र खो जाते हैं और जेहन में केवल एक मूलभूत संवेदना रह जाती है, चुप चुप चुप। यह चुप्पी ऐसी है जो सुनी जा सकती है। निराला कहते हैं, है गूंज रही सब कहीं, न केवल संसार की वस्तुओं में बल्कि वस्तु के अलग अलग तत्वों में भी, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में वही गूंजती हुई चुप्पी भरी हुई है। कविता में आया हुआ प्रत्येक बिंब क्रमशः उसी गूंज की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यही नहीं, प्रस्तुत अर्थ से भिन्न जो एक प्रतीकात्मक ध्वनि सारी कविता में भरी हुई है, जिसे कविता का दार्शनिक अर्थ भी कहा जा सकता है, उसके प्रति भी जैसे कविता में उपयोग होने वाला हर बिंब अपने स्थान पर सजग होकर उसकी अर्थवत्ता में विस्तार देता है। सखी नीरवता के कंधे पर बाहें डाल, छाह सी अंबर पथ से चली, इस रूपक के बाद संपूर्ण वस्तु जगत में गूंजती हुई शांति का चित्र सहज प्रत्याशित है। और उसके बाद और क्या है कुछ नहीं, यह अमूर्त कथन ऐसा समझ में आता है जैसे कवि की उक्ति न होकर समस्त बिंबों की सम्मिलित ध्वनि हो। बाह्य बिंब संगठन और प्रेषणीय अर्थ की अंतर्निहित एकता ही वह बिंबात्मक ढांचा है जो पूरी कविता को आवयविक पूर्णता प्रदान करती है। इस तरह हम पाते हैं कि निराला इस कविता में जिस तरह से बिंबों का सघन प्रयोग करते हैं वह बेजोड़ है और कविता को समझने में सहायक भी। बिंब की समझ बनाने के बाद हम लोग यह जानने का प्रयास करें कि प्रतीक क्या है।
अब हम लोग प्रतीक के बारे में समझेंगे। जिस तरह से बिंब बहुत महत्वपूर्ण है समझना, उसी तरह से प्रतीक के बारे में भी हमारी समझ साफ होना ज़रूरी है। दरअसल प्रतीक और बिंब का एक गहरा संबंध भी है, और जब हम प्रतीक को समझते हैं तब उसके पहले, प्रतीक के पहले यह जानना ज़रूरी है कि बिंब से उसका क्या संबंध है। इसीलिए बिंब को समझने के पहले, यानी प्रतीक को समझने के पहले यह समझना ज़रूरी है कि प्रतीक से उसके क्या संबंध बन सकते हैं। जब कोई बिंब बार बार प्रयोग में लाया जाता है तब वह प्रतीक में रूपांतरित हो जाता है। इसीलिए जो प्रतीक है उसके पहले यह समझना ज़रूरी है कि बिंब क्या है। प्रतीक के बारे में थोड़ी और बातें समझ लें। प्रतीक शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में भी हुआ है। उसके अर्थ ग्रहण करने के बहुत सारे रास्ते अपनाए गए हैं। इस पर हमारी सहायता करने के लिए जिस किताब का उल्लेख किया जा सकता है वह है आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द। बच्चन सिंह जी ने लिखा है, प्रतीक शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में हुआ है। उससे अर्थ ग्रहण करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने इसका अर्थापन अपने ढंग से किया है। प्रतीक, प्रतिह धन इक का धात्वर्थ यह है, यानी धातुगत अर्थ यह है कि प्रति अपनी ओर एक झुका हुआ। जब किसी वस्तु का कोई एक भाग पहले गोचर हो और फिर आगे उस वस्तु का ज्ञान हो तब उस भाग को प्रतीक कहते हैं। इस नियम के अनुसार सर्वव्यापी ईश्वर का ज्ञान होने के लिए उसका कोई प्रत्यक्ष चिन्ह, अंश रूपी विभूति या भाग प्रतीक हो सकता है। आचार्य शुक्ल ने भी प्रतीक का ऐसा ही अर्थ लिया है। शुक्ल जी मानते हैं कि प्रतीक सर्वदा अपने से इतर संकेत देता है। समुद्र, चातक आदि की अर्थवत्ता स्वयं इनमें नहीं है, बल्कि इनके द्वारा संकेतित विशिष्ट अर्थ में है। प्रतीक रूपक, बिंब और मिथक से भिन्न है। रूपक में जहाँ सादृश्य का भाव रहता है, वहीं प्रतीक सादृश्य के आगे भावना जगाने का काम करता है। उसी तरह प्रतीक द्वारा अदृश्य सार तत्व की अभिव्यक्ति होती है। बार बार प्रयुक्त होने पर बिंब प्रतीक बन जाते हैं। मिथ में कथा तत्व की प्रधानता होती है, जबकि प्रतीक में ऐसा नहीं होता। धर्म और विज्ञान के प्रतीकों से साहित्यिक प्रतीक कुछ अर्थों में भिन्न होते हैं। जहाँ धर्म और विज्ञान दोनों में प्रतीक का अर्थ सुनिश्चित होता है, पाठक और प्रयोक्ता एक ही अर्थ ग्रहण करते हैं, वहीं साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मत की भिन्नता नहीं भी हो सकती है, प्रायः नहीं होती है। यानी पाठक और जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति है उसके मतों में अंतर प्रायः प्रतीक की व्याख्या में नज़र आता है। साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतैक नहीं प्रायः दिखाई पड़ता है। अब हम लोग यह समझने का प्रयास करें कि प्रतीकों की किस तरह से कोटियाँ बनाई गई हैं। साथ ही कविता में जब प्रतीकों की बात की जाती है तो किस तरह से उनके अर्थ खुलते हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य की तरफ जब हम जाते हैं तब हम पाते हैं कि अनेक कवियों ने अपने प्रिय प्रतीकों का प्रयोग किया है और उन प्रतीकों के माध्यम से उन कवियों की कविताओं को समझने में सहूलियत होती है। उदाहरण के लिए जब हम कबीर की कविता की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ साधो एक प्रतीक है, वहाँ हंस एक प्रतीक है। कबीर जब कहते हैं कि उड़ जाएगा हंसा अकेला, तब वहाँ हंस उस पवित्र आत्मा का प्रतीक है, उस पवित्र व्यक्ति या उस पवित्र वस्तु का प्रतीक है जिसने दुनिया भर के कालुष्य से खुद को बचाए रखा और मनुष्यता के पक्ष में
अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया और धर्म के मूल तत्व को समझने का प्रयास किया। तो जब कबीर कह रहे हैं कि उड़ जाएगा हंसा अकेला, तो उनकी कविता में हंस एक प्रतीक के रूप में नज़र आता है। ठीक उसी तरह जब तुलसी चातक प्रतीक का प्रयोग करते हैं, तब तुलसी के यहाँ चातक प्रतीक का मतलब है राम की प्यास लिए एक ऐसी जीवात्मा का वर्णन या चित्रण जो अपनी अनुभूतियों में बेहद सघन है और उसके लिए जीवन का एक ही लक्ष्य है, राम को पाना। तब हम देखते हैं कि हर कवि के अपने अपने प्रिय प्रतीक दिखाई पड़ते हैं। आधुनिक हिंदी कविता की दुनिया में भी जब आप नज़र डालते हैं, तब वहाँ आपको दिखाई पड़ता है कि महादेवी की कविता में भी कुछ प्रतीक हैं जो बार बार आते हैं, जैसे मधुर मेरे दीपक जल, अब जलता हुआ दिया। दो परस्पर विरोधी दृश्य महादेवी वर्मा की कविताओं में नज़र आते हैं। एक गहन अंधकार और दूसरे उस अंधकार से जूझता हुआ टिमटिमाता हुआ दिया। और इस प्रतीक के द्वारा महादेवी वर्मा अपने समय की स्त्री आवाज़ को प्रकट करने की कोशिश करती हैं। वह स्त्री आवाज़ जो संपूर्ण अंधकार से लड़ने के लिए प्रयासरत है और जो इस बात की परवाह नहीं कर रही है वह रोशनी कि उस रोशनी की जो परिधि है वह बहुत सीमित है। वह रोशनी केवल इतना जानती है कि जलना उसका धर्म है और जलना अंधकार के खिलाफ एक ऐसे विधान की रचना करना है जहाँ उम्मीद है। इस तरह से अनेक कवियों के अपने अपने प्रिय प्रतीक होते हैं। प्रतीकों को सामान्यतः दो कोटियों में बांटा गया है, परंपरागत प्रतीक और वैयक्तिक प्रतीक। परंपरागत प्रतीक जो होते हैं वे हजारों वर्षों से मनुष्य के भावों, विचारों और कल्पनाओं को वहन करते आ रहे हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग परंपराएं होती हैं, लिहाजा परंपरागत प्रतीक भी अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आप ग्रीक कविता पढ़ेंगे तो वहाँ एक पक्षी का जिक्र होता है, अंका, जो बार बार राख में जल जाने के बाद भी राख से फिर से जीवित हो जाता है। तो यह अंका पक्षी का प्रतीक ग्रीक कविता में नजर आती है। उसी तरह उषा, वरुण, त्रिशूल, शरद, चेतक, सिंह, चक्रव्यूह आदि भारत के पारंपरिक प्रतीक हैं। साथ ही जब हम अरबी फारसी कविता देखते हैं तब पाते हैं कि वहाँ बुलबुल, गुलशन, शमा प्रतीक के रूप में नज़र आते हैं। जब पश्चिम की कविता की तरफ हमारी नज़र जाती है या पश्चिम की परंपरा की तरफ, तब वहाँ मोर, चील, क्रॉस इत्यादि प्रतीक नज़र आते हैं। प्राकृतिक प्रतीक देश के अनुरूप होते हैं। जैसे यदि हम श्याम घटा शब्द को ही देखें, तब श्याम घटा प्रतीक का भारत में एक अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन पश्चिम में इस पद के द्वारा मौसम के कारण उस तरह के अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे घनानंद की कविता में श्याम शब्द है और वहाँ श्याम का अर्थ बादल भी है, घन श्याम शब्द का, और घन श्याम शब्द का कृष्ण भी अर्थ है। और जो घनानंद की विरहिणी नायिका है उसके प्रेम की सघनता को, उसके प्रेम की जो एक अकेलेपन की जो तकलीफ़ है उसको प्रकट करने में बहुत सहायता करती है। और उस अगन को बुझाने के लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है वह घनश्याम है। घनश्याम वहाँ बादल भी है, उस जलन को कम करने के लिए बारिश की तरह उम्मीद, और दूसरी तरफ कृष्ण भी हैं जो कि विरह में उसके लिए एक उम्मीद की तरह हैं कि कृष्ण आएंगे और उसके विरह की आग बुझेगी। पारंपरिक प्रतीकों के अलावा वैयक्तिक प्रतीक भी दिखाई पड़ते हैं। आयरिश कवि ईट्स ने प्राइवेट मिथकों और प्रतीकों की बात की है। हिंदी में अज्ञेय ने अपनी रचनाओं में प्रतीकों को प्रमुखता से उभारा है। उनकी कविता में सागर, मछली, सूर्य आदि वैयक्तिक प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वैयक्तिक प्रतीकों के प्रयोग के साथ एक दिक्कत यह है कि यह जनजीवन से कटकर कुछ थोड़े से जो एलीट लोग होते हैं उनके लिए समझ की वस्तु हो जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रतीक के साथ प्रतीकवाद पर भी अपनी बात कही है। उन्होंने प्रतीकवाद शब्द का प्रयोग करते हुए उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया है
कि 1886 में फ्रांस में प्रतीकवाद का आरंभ हुआ था। यह रोमांटिसिज्म की एक विकसित शाखा थी। इसमें प्रतीक का सायास और सचेत प्रयोग होता है। शुक्ल जी ने इसे प्रतीक रहस्यवाद, रहस्यात्मक मजहबी प्रतीकवाद कहकर इसके सीमित अर्थ की तरफ हमारा ध्यान दिलाया और बताया कि प्रतीकवाद रहस्यवाद का पर्याय नहीं है। और उन्होंने जो उसका पक्ष है उसको सामने लाने का प्रयास किया और अपनी बात कहने के लिए उन्होंने वाल्डेयर, मेलार्मे, रैम्बो आदि कवियों का भी उल्लेख किया। कुल मिलाकर हमारी जो समझ है बिंब और प्रतीक के बारे में, वह यहीं पर आकर स्पष्ट हो जाती है कि बिंब शब्द निर्मित चित्र है और बिंब का सबसे निकटवर्ती शब्द प्रतीक है। विचारकों ने दोनों के पारस्परिक स्वरूप को समझने में एक बड़े तथ्य की उपेक्षा की है, लेकिन दोनों में उतना बड़ा अंतर नहीं है जितना समझा जाता है। प्रत्येक प्रतीक अपने मूल रूप में बिंब होता है और उस मौलिक रूप से क्रमशः विकसित होकर प्रतीक बन जाता है। यानी प्रत्येक बिंब अपने पूर्व रूप में वह बिंब होता है और उत्तरवर्ती रूप में जब बार बार प्रयोग किया जाता है तब वह प्रतीक में रूपांतरित हो जाता है। धन्यवाद।